पेल्विक। तो इनफंडिबुलम से लेके पेल्विक तक जो कनेक्ट कर रहा है, नाम से ही पता चलेगा हमें, ओवरीज टू लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक है। तो इसका नाम है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड ओवेरियन वेसल्स। अब इसके अंदर ओवेरियन वेसल्स होती हैं जो ओवरीज को सप्लाई करेंगी। नोट्स में क्या लिखा है कि यूरेटर courses retroperitoneally close to gonadal vessels. Ligation of ovarian vessels during oophorectomy presents risk to ureter. अब जो यूरेटर जो होता है ना, बिल्कुल इसके पीछे से गुजर रहा है, इन आर्टरीज के बिल्कुल पीछे से। जब हमने ओफरेक्टमी करनी है, मतलब ये वाली ओवरी रिमूव करनी है, ओवरी रिमूव करते हुए इसकी ब्लड सप्लाई भी ऑफ कोर्स हम कट करते हैं, ऐसे ही होता है ना, लाइगेट कर देते हैं। जब तो कभी कभी इस तरह होता है कि जो इसकी ब्लड सप्लाई लाइगेट करते हुए, क्योंकि यूरेटर बिल्कुल साथ से गुजर रहा है, तो कभी कभी यूरेटर को भी हम लाइगेट कर देते हैं, इसलिए उस साइड का हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाता है बाद में, उस साइड की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर यूरेटर गलती से कट हो जाए। इसलिए लिखा है यूरेटर कोर्सेज रेट्रोपेरिटोनियली क्लोज टू gonadal vessels. Ligation of ovarian vessels during oophorectomy presents a risk to ureter. तो यूरेटर कटने का भी रिस्क होता है। ये हो गया पहला लिगामेंट, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। दूसरा है कार्डिनल लिगामेंट, व्हिच इज, जिसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे देखिए कार्डिनल लिगामेंट, जो पहली वाली डायग्राम है, ठीक है, जहाँ वेसल्स वगैरह दिखाई है, उसमें देखिए जो यूट्रस के बिल्कुल एंड पे देखिए, इन्होंने दिखाई हुई है कार्डिनल लिगामेंट, जहाँ यूट्राइन वेसल्स दिखाई हुई है साथ, नीचे ही लिखा हुआ है। जो दूसरी वाली डायग्राम है ना, हाँ, दूसरी वाली जो पहली डायग्राम है, आप देखिए जहाँ इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस वगैरह लिखा हुआ था ना, वहाँ देखिए यूट्रस की वॉल्स दिखाई नहीं है। जहाँ यूट्रस खत्म हो रही है और सर्विक्स शुरू हो रही है, वहाँ पे देखिए एक साइड पे स्ट्रक्चर निकाला हुआ है इन्होंने, और उसको मेंशन किया हुआ है कार्डिनल लिगामेंट। सही नजर आया? तो वो कार्डिनल लिगामेंट के साथ कौन सी वेसल्स आ रही हैं? यूट्राइन वेसल्स, क्योंकि यूट्रस को सप्लाई कर रही हैं ये। अब कार्डिनल वेसल्स देखिए, यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है साइड वॉल्स ऑफ पेल्विस। ओवरीज को साइड वॉल से कर रहा था तो उसको हम कह रहे थे इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। अब ओवरीज को साइड से कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं कार्डिनल या ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्सली जा रहा है ना, तो इसको हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यों? क्योंकि सर्विक्स के बिल्कुल पास है, इसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल भी कहते हैं और इसको कार्डिनल भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सली जा रहा है। इसके साथ यूट्राइन वेसल्स गुजरी होती हैं। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कनेक्ट्स सर्विक्स टू द साइड वॉल्स ऑफ पेल्विस, क्योंकि ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाता है, यूट्रस खत्म हो जाता है, सर्विक्स शुरू हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सर्विक्स टू साइड वॉल्स ऑफ पेल्विक्स, तो इसको कार्डिनल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल कह देंगे। स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड, इसके साथ कौन सी जा रही है वेसल्स? यूट्राइन वेसल्स। और अब नोट्स में लिखा हुआ है कि लाइगेशन ऑफ यूट्राइन वेसल्स ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। अब ये वेसल्स कब कटेंगी? जब हम लोग यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, तो इसकी ब्लड सप्लाई रिमूव करेंगे, तो यूट्राइन वेसल्स को लाइगेट करेंगे। तो लाइगेशन ऑफ यूट्राइन वेसल्स ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी प्रेजेंट्स रिस्क टू यूरेटर। तो अब हम ये इसमें ये है कि जब यूट्रस या यूरेटर गुजर रहा होता है ना, तो यूरेटर इसके सामने से, फ्रंट से, कार्डिनल लिगामेंट के फ्रंट से जा रहा होता है, फिर ऊपर जा रहा होता है, और फिर उसके पीछे से गुजर रहा होता है, क्या नाम है, जो ये दूसरा वाला लिगामेंट था, इनफंडिबुलोपेल्विक के पीछे से गुजर रहा होता है। इसलिए इनफंडिबुलोपेल्विक चाहे हम लोग काट रहे हो या उसके पास वाली वेसल्स लाइगेट कर रहे हो, ये नीचे वाली वेसल्स यानी कि यूट्राइन वेसल्स हम कट कर रहे हो, ओफरेक्टमी में भी और इसमें भी, क्या नाम है, हिस्टेक्टमी में भी, दोनों में यूरेटर कट होने का रिस्क होता है, ठीक है। सही। ये कार्डिनल लिगामेंट हो गया। तीसरा उन्होंने लिगामेंट बताया राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। राउंड लिगामेंट देखिए सेकंड वाली डायग्राम के ऊपर देखिए, राउंड लिगामेंट दिखाया है। अब ऊपर वाली देखिए दो तीन लिगामेंट से इन्होंने दिखाए हुए। अब जो राउंड लिगामेंट है ना, राउंड लिगामेंट में उन्होंने कहा है कि यूट्राइन हॉर्न टू लेबिया मेजोरा। देखिए ऊपर यूट्रस से आ रहा है ये नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, और ये नीचे आके इसको कनेक्ट करेगा लेबिया मेजोरा के साथ, सही। इसको कहते हैं राउंड लिगामेंट। और क्योंकि ये पूरी डायरेक्शन यू राउंड होके आ रहा है, देखिए ऊपर से आएगा, यू राउंड होके इधर नीचे आता है, मतलब एक तरह से पूरा सर्कल घूम के ऊपर से सर्कुलर फॉर्म में आएगा, नीचे आके इधर अटैच होगा, पूरा सी शेप की फॉर्म में, राउंड लिगामेंट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो यूट्राइन लिगामेंट में इसके है डेरिवेटिव ऑफ ग्यूबरनैकुलम। हमने पढ़ा था ग्यूबरनैकुलम का फीमेल में रेमनेंट ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट होता है। तो ये है रेमनेंट और डेरिवेटिव ऑफ ग्यूबरनैकुलम ट्रेवल्स थ्रू राउंड इन्वाइनल कैनाल अबव द आर्टरी ऑफ सैमसन। ये जो सैमसन आर्टरी है ना, ये राउंड लिगामेंट की आर्टरी होती है बेसिकली। ये यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स जो है उनके दरमियान एनास्टोमोसिस बनवाती है, ठीक है। यूट्राइन आर्टरीज और ओवेरियन यानी कि यूट्रस और ओवेरियस की आर्टरीज के दरमियान एनास्टोमोसिस जो बनवाती है उसका नाम होता है सैमसन आर्टरी। ये सैमसन आर्टरी जो होती है राउंड लिगामेंट की ही आर्टरी है बेसिकली,
तो इसका पूरा नाम भी हम कहते भी इसको यही है कि आर्टरी ऑफ कहते हैं आर्टरी ऑफ सैमसम ऑफ राउंड लिगामेंट। तो ये राउंड लिगामेंट की जो आर्टरी होती है एनास्टोमोसिस करवाती है। और इवन की जब पेल्विक सर्जरी होती है ना कोई भी पेल्विक सर्जरी में, क्योंकि दो मेजर आर्टरीज का एनास्टोमोसिस बनवा रही है, तो अगर सैमसन आर्टरी डैमेज हो जाए तो पेल्विक सर्जरी में ब्लीडिंग ज्यादा होने का मेजर सोर्स यही आर्टरी होती है, मेजर सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन पेल्विक सर्जरी। ठीक है, बस ये राउंड लिगामेंट के बारे में याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे कनेक्ट कर रहा है। ये यूट्रस को राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस को राउंडली घूम के आते हुए लेबर मेजोरा के साथ कनेक्ट करता है। सही है। फिर है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के बारे में देखिए आप, फोर्थ वाला ये जो ब्रॉड लिगामेंट उन्होंने दिखाया है, ये जो ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट दिखाए हैं देखिए, जो हमने अभी पढ़ा है ना ये राउंड लिगामेंट, इसके साथ ही देखिए मीजोसल्पिक्स, मीजोवेरियम और मीजोमेट्रियम ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ये बेसिकली पूरा ब्रॉड लिगामेंट है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहा है। मीजोसल्पिंग्स, सल्पिंग्स हम फेलोपियन ट्यूब के लिए यूज करते हैं, तो मीजोसल्पिंग्स पार्ट ना ऊपर फेलोपियन ट्यूब को कवर कर रहा है। ठीक है, जो इसका मीजोवेरियम पार्ट है, मीजोवेरियम देखिए ओवरीज को, नीचे जो ओवरी कनेक्ट हुई है ओवरी को कनेक्ट करेगा मीजोवेरियम। सही है। तीसरा वाला पार्ट देखिए उसके बिल्कुल नीचे मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम का मतलब ये है कि यूट्रस, मेट्रियम यूट्रस क्लियर है ना, तो मीजोमेट्रियम जो है वो यूट्रस को कवर करेगा। नीचे देखिए ऊपर से फेलोपियन को कवर किया हुआ है, फिर ओवरीज को कवर किया हुआ है, फिर नीचे आते हुए इसने पूरे यूट्रस को कवर किया हुआ है। ये ब्रॉड लिगामेंट है सारा। अब इसके इन्होंने दिखाया है ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब्स को और ओवरीज को कनेक्ट करते हैं, और किसके साथ, पेल्विक साइड वॉल के साथ, साइड पे जाके पेल्विक वॉल के साथ इसको कनेक्ट करा देगा। ठीक है, नहीं, ये आपने ब्रॉड क्या कहा, लिगामेंट है। मीजोमीट्रियम का क्या मतलब है? ओवरीज को, सॉरी वो यूट्रस को कवर कर रहा है। और मेट्रियम हम क्यों इसके लिए यूज करते हैं, बायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सारी यूट्रस की लेयर्स है ना। तो यूट्रस को जो कवर कर रहा है वो मेट्रियम, और मीजो ओवेरियम जो ओवरी को कवर कर रहा है, मीजो सल्पिंग, सल्पिंग हम फेलोपियन ट्यूब के लिए यूज करते हैं, तो जो ओवरी फेलोपियन ट्यूब को कवर कर रहा है वो सल्पिंग। मीजो सल्पिंग्स, मीजो ओवेरियम और मीजोमेट्रियम, ये तीनों जो है ना 3 लिगामेंट्स हैं, ये तीनों उसको कनेक्ट कर रहे हैं ऊपर से फेलोपियन ट्यूब को, फिर उसके बाद ओवरी को, फिर उसके बाद ये यूट्रस को। इस इन सबको कवर करके देखिए पूरा फैला हुआ ब्रॉड है ना, इसलिए सबको कवर करेगा। ब्रॉड वाला ब्रॉडली सबको कवर करके सारे स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके पेल्विक वॉल के ऊपर अटैच करवाएगा, ताकि अपनी जगह पे रहे सिस्टम सारा। तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब्स को और ओवरीज को टू द पेल्विक वॉल कनेक्ट कराता है। स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। फिर नोट्स में है fold of peritoneum that comprises the mesosalpinx, mesometrium and mesovarium। वही बात लिखी है। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद है ओवेरियन लिगामेंट लास्ट में। ओवेरियन जो है मीडियल पोल ऑफ ओवरी को यूट्राइन हॉर्न के साथ। अब देखिए ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को देखिए, ठीक है। अब एक मिनट, मीडियल पोल ऑफ ओवरी, तो हाँ ठीक है। अब ये देखिए जो पहली वाली डायग्राम है या फिर दूसरी वाली देखने बेशक, राउंड लिगामेंट के बिल्कुल ऊपर ओवेरियन लिगामेंट लिखा हुआ है ना। ओवरीज को देखिए, ये ओवरी के साथ किधर जाके यूट्रस से अटैच हो रहा है, तो ये लेटरल हॉर्न के साथ जाके अटैच कर रहा है ओवरीज को। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि यूट्राइन हॉर्न के साथ मीडियन पोल ऑफ ओवरी, ओवरी का मीडियल साइड बनती है ना, मीडियल पोल ऑफ ओवरी टू यूट्राइन हॉर्न, उससे कनेक्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। नाम से पता चलेगा, इन पंडिबुलो पेल्विक ओवरी को लिटरली कनेक्ट करेगा किसके साथ, पेल्विक वॉल के साथ। कार्डिनल ट्रांसवर्स, वो सर्वाइकल जिसको हम कहते हैं, वो सर्विस को कनेक्ट करेगा पेल्विक वॉल के साथ। राउंड लिगामेंट क्या करता है कि उधर से राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कनेक्ट करता है राउंड घूम के नीचे आके लेबियम मेजोरा के साथ। ब्रॉड लिगामेंट तीनों स्ट्रक्चर्स को, फेलोपियन ट्यूब को, ओवरी को, यूट्रस को, तीनों को कनेक्ट करेगा लेटरल वॉल के साथ। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरीज को कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ। ओवेरियन है ना, तो ओवरी को अपनी जगह पे रखते हैं, ओवरी को कनेक्ट करेगा उसके साथ, यूट्रस के साथ, लेटरल वॉल के साथ। ठीक है, सही है। ओके यूट्राइन वॉल ओके। के साथ। ये इसके नाम से पता चलेगा हमें कि कौन सा किसको कनेक्ट कर रहा है। अब वो भी ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, जो राउंड लिगामेंट और ओवेरियन, ये दोनों वर्नैकुलम की डेरिवेटिव है। ओवेरियन के बारे में भी लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ वर्नैकुलम, ओवेरियन लिगामेंट लैचेस टू लेटरल यूट्रस, लेटरल वॉल के साथ जाके जाए। सही है। तो अच्छा, इसमें बस जो काम वाली बातें हैं वो ये है कि एक मिनट। अच्छा,
ओले ए लुर ऑलराइट, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी जी आ रही है आवाज। हाँ, तो हमारे पास है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स, सर्विक्स को सैक्रम के साथ कनेक्ट कर रहा है। और जी एडेक्सल टोरियन है आगे। रिवाइज करने की दोबारा दोबारा पढ़ने इसको। नहीं नहीं, दोबारा बस रिवाइज है, करने बस की बस आप क्या। दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, बस एक दफ़ा पढ़ लिया इसको। इसमें क्या बस है ठीक कि है। हाँ, एडिनेक्सल टॉर्जन में क्या है, ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी फेलोपियन ट्यूब अराउंड द इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड ओवरीज के ओवेरियन पास दो ही लिगामेंट। लिगामेंट है ना। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या कर रहा था कि हमारे जो ओवरीज थे उसको कनेक्ट कर रहा था यूट्राइन ऑन के साथ, और इन्फेंडिबुलो पेल्विक जो है ना वो ओवरीज को लैटरल वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा था। सही है। तो जी। अगर इन दोनों की ना कंप्रेशन हो जाए तो आपने क्या कर दिया, कंप्रेशन ऑफ द ओवेरियन वेसल कर, क्योंकि इन्फेंडिबुलो पेल्विक में ओवेरियन वेसल जा रहे थे और वो आपने कंप्रेस करके क्या कर दिया, ओवरी को ब्लड सप्लाई बंद कर दी। ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक वीनस आउटफ्लो, कंटिन्यू आर्टेरियल परफ्यूजन, ovarian edema, complete blockage of the arterial inflow, necrosis, local hemorrhage associated with ovarian mass, present acute pelvic pain, adnexal mass, nausea, vomiting, surgeries, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो आपने इसको फ़ौरन क्या करना है, ट्रीट करना है। और जी हाँ, फिर क्या है हमारे पास, इसमें तो कुछ ऐड नहीं करना है। नहीं नहीं। हाँ, तो फिर आपके पास ये ओवेरियन पेल्विक ऑर्गन्स हैं, और इसका जो रिस्क फैक्टर है ना वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि ओवेरियन सिस्ट एंड और मास। सही है। लार्ज ओवरीज जो होती है ना वो उसमें ट्विस्टिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ओवरीज में सिस्ट डाल दो, मास डाल दो, तो वो ट्विस्टिंग का चांस बढ़ जाता है। तो फिर आप डिटॉर्शन करते हो या ओफोरेक्टमी करते हो। पेल्विक ऑर्गन, इसमें अगर आप देखो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में हर्निएशन, तो पेल्विक ऑर्गन्स और टू और बियॉन्ड द वेजाइनल वॉल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपेक्स, एसोसिएटेड विद मल्टीपैरिटी, इंक्रीज एज, ओबेसिटी and presents with pelvic pressure, bulging sensation or tissue protrusion from vagina, urinary frequency, constipation, sexual dysfunction, anterior compartment prolapse, bladder cystocele, most common type, posterior compartment prolapse, rectum, rectocele और small bowel। ऑब्वियसली एंटीरियरली चीज़ें क्या है, ब्लैडर है, पोस्टीरियरली हमारे पास रेक्टम और ये है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स से ब्लैडर आएगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स से रेक्टम एंड विजाइनल वॉल, रेक्टम स्मॉल बाउल। तो रेक्टोसील एंड इंटेरोसील, अपाइकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइनल वॉल्ट।
और एपाइकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स में हमारे पास यूट्रस सर्विक्स है और विजाइनल वॉल है। यूट्राइन प्रोसीडेंशिया herniation involving all three compartments। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ठीक है है। मोस्ट कॉमन है सिस्टोसील, ब्लैडर प्रोट्रूड्स होता है एंटीरियर विजाइनल वॉल में। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें फिर दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेक्टम आएगा या फिर इंटेरोसील आएगा। तो मतलब या तो रेक्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो रेक्टम की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा और डिफिकल्टी डेफिकेशन, इंटेरोसील स्मॉल इंटेस्टाइन हर्निएट्स इनटू द वजाइना। एपाइकल कंपार्टमेंट में आपके पास यूट्रस सर्विक्स, तो बस ये यही चीज़ है और कुछ नहीं है। इसमें लॉस ऑफ यूट्राइन लिगामेंट हो जाता है। सही है। हाँ, ओके। प्रोसीडेंशिया में सारे कंपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोसीडेंशिया में सारे फीमेल कंपार्टमेंट प्रोसीडेंशिया ऑन की है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी है। अच्छा, फिर हमारे पास है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा ये जी। आसान है। जितना देखिए कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट के से एक्सपोज होती है ना, दैट शुड बी स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि उससे डैमेज कम होता है स्ट्रेटिफाइड से। इसलिए वल्वा, वजाइना, ठीक है, एक्टो यूट्रस, ये सारे के सारे एक्सपोज हैं इन्वायरमेंट से, तो सही है। स्ट्रेटिफाइड होनी चाहिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केरेट। अब जो स्किन में इन्वॉल्व होता है ना, वो केरेटिनाइज्ड होता है, लेकिन लेट्स सपोज जो स्किन के ऊपर ऊपर वाला पोर्शन नहीं आ रहा, दैट शुड बी नॉन केरेटिनाइज्ड। vulva stratified squamous, vagina ectocortex stratified squamous with non keratinized होगा, ये होगा stratified। ट्रांसफॉर्मेशन जोन का हमें पता है इसमें दो होती हैं, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, ठीक है, मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग सैंपल इससे ट्रांसफॉर्मेशन जोन से लेते हैं। फिर एंडोकॉर्टिक सर्विक्स है, जो अंदर वाली सर्विक्स है। अब अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे वहाँ कोलमनर आना शुरू हो जाएगी, फिर सिंपल कोलमनर आ जाएगी। यूट्रस में सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड्स, क्योंकि यूट्रस में ग्लैंड्स सेक्रेशंस भी चाहिए होती हैं। तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन प्रोलिफरेटिव फेज, कोइल्ड ग्लैंड्स इन secretive, ठीक है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे प्रोलिफरेटिव में और कोइल्ड ग्लैंड्स होते हैं secretive फेज, वो सिंपल कोलमनर ही होती है। फिर फलोपियन में आ जाते हैं, फलोपियन में भी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, लेकिन फलोपिया में हमें पता है सिलरी मूवमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसने एग को आगे लेके जाना होगा, तो इसलिए सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सीरिएटेड होगी वहाँ पे फलोपियन ट्यूब में। और ओवरी और आउटर सर्फेस में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग द सरफेस ऑफ, ये रूल है हमेशा। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज से शुरू होगी, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, फिर सिंपल कोलमनर, फिर सिंपल कोलमनर से आगे आहिस्ता आहिस्ता क्यूबॉइडल की तरफ। अगर कहीं मूवमेंट होनी है तो वहाँ सील ऐड हो जाते हैं, वही रूल यहाँ लग रहा है। वल्वा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वजाइना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, एक्टोकोर्टेक्स भी वही नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ट्रांसफॉर्मेशन में दो स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन आ जाएगा, पैप स्मेयर के लिए सैंपल यही लेते हैं। एंडोकोर्टेक्स अब अंदर चले गए तो सिंपल कोलमनर आ जाएगा। यूट्रस भी सिंपल कोलमनर है, यहाँ पे ग्लैंड्स भी होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रोलिफरेटिव में और कोइल ग्लैंड्स क्रिएटिव। फैलोपियन ट्यूब में भी सिंपल कोलमनर है, लेकिन वहाँ सीलिया आ जाते हैं। और ओवरीज और आउटर सरफेस में फिर क्यूबॉइडल सेल्स आ जाते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग द सरफेस ऑफ, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ना एक बेसिकली टेस्टिस से शुरू होंगे और फिनिश करेंगे। ये टेस्टिस है, क्वांटम वो बैग है जिसके अंदर टेस्टिस खरीदते हैं, टेस्टिस का बैग, क्वांटम में टेस्टिस खरीदते हैं। टेस्टिस के आगे एपिडिडिमस होता है, वो एक स्ट्रक्चर है कोई, एपिडिडिमस से ये यहाँ से जा रहा है सीधा, और ये जाता जाएगा एपिडिडिमस, और ये जो है ना, आगे जब इसको क्रॉस करेगा, आगे वॉल कहते हैं, तो देखिए डक बनती है, ये एपिडिडिमस होती है, और जो कोल्ड स्ट्रक्चर नहीं बना होता हमारे पास, ठीक है। तो एपिडिडमस हुआ है, उसके बाद फिर ये तब उसके बाद इसको वाटर पिच करते हैं, वाटर पिच जो है आपकी जाएगी, आप वो ब्लड जाना होंगे, एक सेमिनल वर्टिकल होता है, या एक एंटीरा उन्होंने जो दिया हुआ है सेमिनल वर्टिकल, डेफिनेटली डक्ट है, ये स्टार्ट, ठीक है, और आगे वो पांच शैम्बल ईडी है। ये आप कौन सा टॉपिक पढ़ रही है? जेनेटो यूरिनरी ट्रॉमा पढ़ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे स्ट्रक्चर एनाटॉमी में जो डायग्राम है ना, हम्म। अच्छा, ये डायग्राम उसके आप कह रही डायग्राम हैं। को देख रही हूँ कि पूरा, मैं बता रही हूँ कि स्क्रोटम एक स्किन का बैग है, उसके अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमस दिया, अब एपिडिडिमस यहाँ से निकल के जाएगा, आगे डक्ट बन जाएगी वॉल रेफरेंस। हम्म। वॉल रेफरेंस से जो है यहाँ से स्पर्म का फ्लो होगा ना, साथ साथ हमारे पास ग्लैंड्स की सिक्रीशंस ऐड होती हैं, तो सही। आगे स्पर्म का फ्लो है, साथ एम्प्यूला, और उन्होंने दिया हुआ सेमिनल वेसिकल, ये
ग्लैंड है जहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा हो, ठीक है। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना आगे फिर जा रही है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनोलॉजिकल ग्लैंड के रास्ते में आने हैं सारी। ये हाँ सारी हाँ सिक्रीशन ऐड होंगी, बल्बोयूरेथ्रल यहाँ जंक्शन पे पड़ा हुआ है। आगे ना फिर क्या होगा कि यूरिथ्रा जो है 3 पार्ट्स हैं इसके। एक होता है बल्बस यूरिथ्रा, एक होता है फिनाइल यूरिथ्रा, और तीसरा मुझे नाम भूल चुका है, तीसरा पता नहीं क्या था। हाँ, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, मेम्ब्रेनस है, फिनाइल यूरिथ्रा है, ये सारी प्रोस्टैटिक, चीज़ें। हाँ हाँ प्रोस्टैटिक, ठीक है, नाम ये सब होंगे। उसके बाद फिर यूरिथ्रा से आगे सिक्रीशन चली जाएंगी। अब ये जो ग्लैंड्स है जिसने इसको यूरिथ्रा को कवर किया है, और ट्रेप्यूसियस स्किन की जो फोल्डिंग है उसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो उसके आसपास जो मसल पड़ा हुआ है वो दैट इज कॉर्पस के वर्नोजम, जो पीनस में पड़ा हुआ है। ओके। अब ये स्ट्रक्चर जिन्होंने नीचे देखिए जो पीनस का क्रॉस सेक्शन है वो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े आपको पिंक कलर के दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस मसल फाइबर दीज आर कॉर्पस के वर्नोजम, जिनके अंदर से डी पार्ट भी गुजर रही है, ठीक है। सही है। जो बड़े बड़े जो ये कॉर्पस के वर्नोजम, उसके बाद उसकी हमने अब वो देखनी है, लाइनिंग देखनी है। पहली जो लाइनिंग येलो येलो कलर की है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। सही है। ये बेसिकली जेली टाइप होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगी। उसके बाद अगली जो लेयर है दैट इज डीप बक्स फेशिया, जिसको कहते हैं डीप फेशिया होगा। फिर उसके बाद फिर अगली जो लेयर है डीप फेशिया के बाद दैट इज सुपरफिशियल डार्ट फेशिया। ये डार्ट बेसिकली ऊपर से आ रहा होता है ना, एब्डोमिनल हम्म। वॉल से ही डार्ट फेशिया आ रहा होता है। डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, फिर स्किन आ जाएगी। अब इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं डिफरेंट लेयर्स में। अब ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर वेन पड़ी है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल डोर्सल वेन, सही है। ठीक है। और यहाँ पे डोर्सल नर्व, डोर्सल आर्टरी इसके नीचे पड़ी हुई है डीप एशिया के अंदर। डीप एशिया के बिल्कुल नीचे डोर्सल नर्व, डोर्सल आर्टरी, डोर्सल वेन, ये सब सेंट्रल वेन है, उसके दोनों साइड पे डोर्सल आर्टरीज हैं, और उसके दोनों साइड पे नर्व्स हैं, ठीक है। ये सही है। स्ट्रक्चर्स हैं। आगे वाली साइड पे अगर हम देखें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर उन्होंने दिखाया है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक और मसल है, और इसके अंदर से यूरिथ्रा गुजर रहा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। यानी कि कॉर्पस के वेनोजन और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये मसल्स हैं। कॉर्पस के वेनोजन से डीप आर्टरी गुजरेगी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से यूरिथ्रा गुजरेगा। उसके बाद सुपरफिशियल ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि जेली टाइप लेयर है, फिर डीप और सुपरफिशियल फेशिया और स्किन, फिर उसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गुजरे हैं। अब वही उन्होंने यहाँ दिखाया है यहाँ पे ना, ये स्ट्रक्चर से नाम हो गए। अब ना इन्होंने पास से दिखाया है इसको, फॉर्म इजैकुलेशन का ऊपर डायग्राम देखिए, टेस्टिस को इन्होंने क्लोज करके दिखाया था। इसके अंदर सेप्टा से डिवाइड हुई है सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हम्म। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पे जो जेली टाइप मटेरियल पड़ा है वो पड़ा। यहाँ से सेप्टा से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, यहाँ से आगे चले जाएंगे, ईफरेंट डक्ट होती है, सही है। ईफरेंट डक्ट के थ्रू ये जाएंगे। फिर आगे जो एपिडिडिमस वाला स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर ईफरेंट डक्ट्यूल बड़ी है, अब हम्म। ये एपिडिडिमस का ऊपर हेड होता है और नीचे टेल होती है। तो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सारी ये ईफरेंट डक्ट्यूल्स यानी कि हेड ऑफ एपिडिडिमस के थ्रू सारी सिक्रीशन जाएंगी, स्पर्म जाएंगे, वहां से नीचे टेल ऑफ एपिडिडिमस, और वहां से आगे वॉल रेफरेंस, ठीक है। सही। और वॉल रेफरेंस का आगे हमने पढ़ लिया, सिक्रीशन ज्यादा होगी और यूरिथ्रा में चला जाएगा। ये इसका पास ही होता है स्पर्म का, और उन्होंने पास ही स्पर्म इजैकुलेशन बताया हुआ है 7 अप, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएगी एपिडिडिमस में, वहां से वॉल रेफरेंस में, वॉल रेफरेंस से आगे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यू से यूरिथ्रा बताया हुआ है, और पी से पेनिस, वही स्ट्रक्चर पूरा, इस तरह से सही। स्पर्म की इजैकुलेशन होता है 7 अप। ओके फिर ओके। जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा अगला स्ट्रक्चर है, वो अगला टॉपिक है, सॉरी। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ब्लड ट्रॉमा, हम्म। जैसे कि मोटर व्हीकल कोलिजन, रीनल इंजरी, ब्लैडर इंजरी, जस्ट इंजरी। रीनल इंजरी में होगा प्रेजेंस विद ब्रूजेस, फ्लैंक पेन, हेमोथीलिया कॉज्ड बाय डायरेक्ट फ्लो और लो रिब फ्रैक्चर। सही है। अब इसमें है रीनल ट्रॉमा, वही हमें पता है कि फ्लैंक पेन, क्योंकि फ्लैंक पे अगर कोई डायरेक्ट इंजरी होगी या रीनल इंजरी होगी उससे ब्रूजेस होंगे, फ्लैंक पेन होगा, हेमोथीलिया होगा, डायरेक्ट वो ऑन और लो रिब फ्रैक्चर्स होंगे, उसके बाद किडनी पड़ी होगी है। ब्लैडर इंजरी क्या होगी, प्रेजेंस विद हेमोथीलिया, सुप्राप्यूबिक पेन, क्योंकि वहाँ पे सुप्राप्यूबिक एरिया में ब्लैडर पड़ा होता है, डिफिकल्टी वॉइडिंग, क्योंकि उसके मसल्स डैमेज होंगे तो वॉइड करना मुश्किल होगा। अब ना 2 तरह की इंजरीज होती हैं, क्या सुपीरियर ब्लैडर वॉल डोम इंजरी, या एंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी। अब
सुपीरियर ब्लैडर वॉल और या डोम यानी कि जो ऊपर वाली सरफेस होती है अगर वो इंजरी होगी, अगर हमारे पास सुपीरियर वॉल कब हमारे पास विजिबल होगी प्रोमिनेंटली, अगर हमारा ब्लैडर फुल होता है ना, तो जैसे गुब्बारा फूल जाता है वैसे ही हमारा ब्लैडर पूरा फूल जाता है। सुपीरियर वॉल होती है वो हमारे पास विजिबल होती है। डायरेक्ट ट्रॉमा तो फुल ब्लैडर जैसे सीट बेल्ट ट्रॉमा हो सकता है। एब्रप्ट इंक्रीज इन इंट्रावेसिकल प्रेशर, सही तो है। अगर लेट्स सपोज के कोई ब्लैडर फुल था, ऊपर से सीट बेल्ट वगैरह ने कोई ट्रॉमा कर दिया, इसकी वजह से इंट्रावेसिकल प्रेशर बढ़ जाएगा। जो क्योंकि पहले ही प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से, अब मजीद सीट बेल्ट की वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंट्रावेसिकल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डोम रप्चर हो जाएगी। ठीक है, वीकेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वो, तो इंट्रापेरिटोनियल जो होता है यूरिन अकुमुलेट हो जाएगा। ठीक है, पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल अब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में, क्योंकि यूरिन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, एंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी कब होती है? पेल्विक फ्रैक्चर अगर हो तो एंटीरियर नेक हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर में पेल्विक फ्लोर के अंदर पड़ा होता है ना बेसिकली, तो एंटीरियर ब्लैडर वॉल और नेक इंजरी में क्या होगा? पेल्विक फ्रैक्चर में हो सकती है ये इंजरी परफोरेशन बाय बोनी स्पिक्यूल्स और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन। ठीक है, अब ना क्योंकि जो ब्लैडर वॉल होती है ना, सुपीरियर जो ब्लैडर का पार्ट होता है वो इंट्रापेरिटोनियल होता है और जो इंफीरियर पार्ट होता है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। इसलिए डिपेंड करता है कि इंजरी कहाँ हुई है। अगर सुपरा पेरिटोनियल इंजरी होगी तो वो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, तो पेरिटोनियम के अंदर एक्युमुलेशन होगी। लेकिन अगर नीचे वाला पोर्शन डैमेज हुआ है दैट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो इसमें यूरिन की एक्युमुलेशन थी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्युमुलेशन रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर जो होगा इकट्ठा हो जाएगा यूरिन। सही, ठीक है, फिर बिल्कुल सही। यूरिथ्रल इंजरी अकर्स ऑलमोस्ट, जी जी, मैं बोलिए। सुन रहा हूँ। ठीक है, अब है आगे urethral injury occurs almost exclusively in males present with blood and urethral meatus, hematuria, difficulty voiding. Urethral catheterization is relatively contraindicated क्योंकि urethral catheter में हम किसी के थ्रू ब्लैडर में जा रहे होते हैं ना, तो अगर वो रास्ते में रप्चर है तो सही से पास नहीं होगा और मजीद डैमेज पास करेगा, क्योंकि पहले यूरिथ्रल डैमेज है। इसलिए इसमें नहीं डालते हम लोग जो कैथेटर होता है, या फिर हम कहते हैं कोलिज नहीं डालते। एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी होती है या पोस्टीरियर होती है? अगर एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी होगी तो वो पेरिनियल स्ट्रैडल इंजरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बल्बर स्पॉन्जी यूरिथ्रा, स्क्रोटल हेमाटोमा बन जाएगा। इफ बक्स फेशिया इज टॉर्न, यूरिन एस्केप्स इनटू पेरिटोनियल स्पेस। अब ये डायग्राम देखिए एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी का। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मुझे नज़र आ रहा है डायग्राम। हाँ ठीक है, डायग्राम देखिए। अब इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि स्पॉन्जी यूरिथ्रा जो है परफोरेट होगी। ठीक है, सही है। जो इसका मेम्ब्रेनस वाला पार्ट था, वहां से देखिए ये जो यूरिन जा रहा है ये नीचे की तरफ जाएगा ना स्क्रोटम में, डायरेक्ट कांटेक्ट है इसका। बिल्कुल। अभी परफोरेशन ऑफ स्पॉन्जी यूरिथ्रा, रप्चर ऑफ बक्स फेशिया, इसके साथ ही बक्स फेशिया होता है। डी फेशिया ने इसको इससे सेपरेट किया हुआ है। जब रियर यूरिथ्रा डैमेज होगा, बक्स फेशिया डैमेज होगा, तो नीचे स्पेस का इसका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा स्क्रोटम के साथ, तो हाँ, यूरिन निकल के स्क्रोटम में जमा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ सही। पे लिखा हुआ है कि पेरिनियल स्ट्रैडल इंजरी, मतलब पेरिनियम स्ट्रक्चर, क्योंकि पेरिनियम में होता है ना, ये कोई स्ट्रैडल इंजरी हो जाए जिसकी वजह से बल्बर यूरिथ्रा डैमेज हो जाएगा, स्क्रोटल हेमाटोमा बन जाता है। ऑफ कोर्स आसपास वेसल्स भी अगर उसकी डैमेज होती हैं तो या तो फ्लूइड यूरिन इकट्ठा हो जाएगा या फिर हेमाटोमा हो जाएगा। बक्स फेशिया इज टॉर्न, यूरिन एस्केप्स इनटू पेरिटोनियल। बस ये बात होती है। आगे फिर पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी है, पेल्विक फ्रैक्चर में होती है ये पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। डिसरप्शन, ये भी दूसरी वाली डायग्राम में देखिए जो इसका दूसरा पार्ट क्या करता हाँ हाँ है, प्रोस्टेट वाला पार्ट होता है ना, तो हाँ। और इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, उससे क्या होगा? जो ब्लडी एक्स्ट्रावेजेशन लिखी हुई है कि आसपास होता है ब्लड इकट्ठा हो जाएगा स्पेस के अंदर। अब लिखा हुआ है इन्होंने पेल्विक फ्रैक्चर में डिस्ट्रक्शन ऑफ द बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, वीकेस्ट पार्ट होता है यूरिन लीकेज इनटू रेट्रोप्यूबिक स्पेस। देखें रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर यूरिन इकट्ठा हो जाएगा एंड हाई रेडिंग प्रोस्टेट, और क्योंकि नीचे से फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो देख ये जो प्रोस्टेट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इस प्रेशर की वजह से, नीचे फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ना ये और सिम्टम होता है, पेशेंट को ना फुल ब्लैडर सेंसेशन होती है, मतलब जैसे होता है ना कि जिसका ब्लैडर फुल होता है तो हमारी सेंसेशन आ रही होती है कि ब्लैडर फुल है इसको वॉइड करना है, हाँ तो हाँ, वॉइड की सेंसेशन होगी। लेकिन पेशेंट को ब्लैडर की सेंसेशन आ रही है कि मेरा ब्लैडर फुल है, वो करना भी चाह रहा है वॉइड, लेकिन वो वॉइड कर नहीं पाएगा। सही सही सही। और यूरिथ्रल मेटस
पे हमें ब्लड भी मिलता है इसके अंदर। ये अच्छा। आप नोट करें इस डायग्राम के बिल्कुल एंड पे इन्होंने यहाँ पे डॉट फिनस के बिल्कुल आगे डॉट लगाया हुआ है रेड कलर का, हम्म। वो यूरिथ्रा की इसको ये शो कर रहा है कि यूरिथ्रल रेडियस पे ब्लड आता है। अच्छा। ये एमसीक्यू आया था कि पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी कब होती है, पेल्विक फ्रैक्चर में होती है, और इसमें यह था कि इसमें जो होता है ना ब्लडर, देखिए इसका ना ब्लडर से डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब वो यूरिथ्रल का बिल्कुल ब्लडर के साथ। वो जो हम्म। जो पिनाइल इंजरी वाली है ना आगे, बक्स फेशिया वाली इंजरी, हम्म। ये जो इंटीरियर यूरिथ्रा वाली थी फ्रंट वाली पार्ट में, उसका डायरेक्ट ब्लडर से कांटेक्ट नहीं है। ये ब्लडर के बिल्कुल साथ है, इसमें बल्बस प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ऊपर की तरफ फोर्स डालेगा, ब्लडर फुल होने की सेंसेशन आएगी, बार बार स्टिमुलेट होगा ब्लडर। हम अवॉइड करना चाहेंगे लेकिन अवॉइड नहीं होगा। सही। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट से कांटेक्ट। ये दो इंजरीज हो गई इसकी। बाकी फिर ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स की, इरेक्शन और इमिशन में क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। अगर ये क्लियर है तो आगे चलें। हाँ बस आगे चलते, बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। पहले इरेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सोचने में ये लगता है कि इरेक्शन सिंपैथेटिक होगी, लेकिन इरेक्शन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इमिशन जो डिस्चार्ज होगा दैट इज सिंपैथेटिक। तो सही। इसमें है इरेक्शन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें पेल्विक लेंथनिंग नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं S2 T4। इसमें क्या होगा, क्योंकि इरेक्शन में क्या होता है वेसोडाइलेशन होती है ताकि ब्लड का फ्लो बढ़े, इस तरह इरेक्शन है। अब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे, नेजल्स के स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे, वेसोडाइलेशन होगी, वेसोडाइलेशन होगी तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा विच इज प्रो इरेक्टाइल। ठीक है, एक तो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड वाला फिनोमेना, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी विच इज एंटी इरेक्टाइल। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इरेक्शन होती है दैट इज प्योरली पैरासिम्पैथेटिक, जस्ट सेलेक्टिंग नर्व्स के थ्रू होती है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी, ऑफ कोर्स पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी दैट इज प्रो इरेक्टाइल। और अगर नॉरएपिनेफ्रिन वाला सिस्टम है, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नॉर्मली क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं जिससे ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगी अगर इरेक्शन भी नहीं होती। तो एंटी इरेक्टाइल में नॉरएपिनेफ्रिन का रोल है और प्रो इरेक्टाइल में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है। अब अगर इमिशन, अब इरेक्शन की बात होती है इमिशन। इमिशन में क्या होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ये इसमें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होगी विच इज T11 to L2, T11 L1 L2। फिर एक्सपल्शन। अब जो जो होता है ना इमिशन, इमिशन और एक्सपल्शन में फर्क। इमिशन होता है कि सीमन आ जाए जो उसमें यूरिथ्रा के अंदर सही है। फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, और जब वहां से इजैकुलेशन होती है कि जब यूरिथ्रा से बाहर हो इजैकुलेशन, दैट इज एक्सपल्शन बेसिकली। हम्म। इमिशन है कि सीमन निकल के आ जाए यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा से जो बाहर जाएगा दैट इज एक्सपल्शन। तब इमिशन में जो होती है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के निकल के वो यूरिथ्रा में आए, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू होगी। एक्सपल्शन जो होती है वो विजुअल और सोमैटिक नर्व्स के थ्रू होती है विच इज पोडेंटल नर्व, ठीक है। सही। इसमें विजुअल नर्व्स और सोमैटिक नर्व्स इंक्लूड होंगी, पोडेंटल नर्व के थ्रू एक्सपल्शन होती है। फिर अब ये उन्होंने बताया पॉइंट, स्क्वीज एंड शूट। S2 3 4 कीज द केसेस ऑफ द फोर इरेक्ट रखेगा उसको। अब इसमें इन्होंने वो बताया है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स होते हैं जो सिल्डेनाफिल जो है वो साइक्लिक जीएमपी को कम करता है, साइक्लिक जीएमपी के ब्रेकडाउन को कम करता है ताकि साइक्लिक जीएमपी ज्यादा हो, स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहे, व्हिच इज प्रोइरेक्टाइल। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर सिल्डेनाफिल जो है वो हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है, सही सही सही। ठीक है। बिल्कुल सही। क्लियर है, आगे चलें। हाँ बस आगे चलते हैं। अच्छा जी ओके, तो इसका हमारा नेक्स्ट क्लास। मेरी पेरिस ट्यूब्यूल्स आ गई, उसमें फिर हमने स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोलाइज सेल्स, लीडिंग सेल्स, इनके फंक्शन पढ़ने हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं दे मेंटेन द जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये आगे दिखा है, ये डायग्राम उन्होंने दिखाई है, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये आप बेशक डायग्राम देखें पहले, इसमें तो बहुत अच्छा बताया हुआ है। डायग्राम देखें, हाँ। देखिए अच्छा। सबसे बाहर से शुरू करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होती है। जो इसकी लाइनिंग है ना सारी, बेसिकली सारी हम्म। की सारी, इस लाइनिंग से सेल स्टार्ट होंगे,
ऊपर सबसे डायग्राम के ऊपर देखिए स्पर्मेटोगोनियम लिखा हुआ है, वॉल के बिल्कुल साथ बड़ा सा सर्कल दिखाया हुआ है, उसके साथ स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा स्पर्मेटोगोनियम जब डिवाइड होगा तो अगली लेयर को देखिए, दैट इज स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ये स्पर्मेटो जी जी आप कंटिन्यू करें। स्पर्मेटोसाइट होगा, तो स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट की बात है, स्पर्मेटिड्स होते हैं। स्पर्मेटिड्स का फंक्शन ये होता है कि बाकी तो उसका हेड वगैरह डेवलप हो जाता है, लेकिन टेल इसकी सही डेवलप नहीं होती। स्पर्मेटोजोन बनता है जब, तो उसमें हेड और इसका टेल प्रॉपर डेवलप नहीं होती और ये मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये है। अब बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेंगे जिसकी टेल डेवलप नहीं है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोन बनेंगे जिसकी टेल भी डेवलप हो जाएगी। तो ये पूरा फिनोमेना होता है। अब देखिए सेंटर तक जब पहुंचे हैं तो वहाँ पे सारी टेल शेल डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जब तक ल्यूमन पे आए हैं, ल्यूमन के अंदर मैच्योर फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर टेल भी ठीक है और हेड भी ठीक है, बना हुआ है सही है। प्रॉपर स्पर्मेटोजोन होता है। अब उन्होंने हार्मोन का इफेक्ट बताया हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर ना वही सर्टोलाइज सेल्स भी देखिए, सर्टोलाइज सेल न्यूक्लियस दिखाया हुआ है किसके अंदर पड़ा हुआ है। अब वो रोल बता रहे हैं डिफरेंट चीजों का कि इसमें किस कौन से हार्मोन का क्या रोल होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब ऊपर आ जाए हाइपोथैलेमस पे। अच्छा हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एलएच और एफएसएच रिलीज कराएगा। ठीक है, अब हमारे पास एलएच का क्या रोल होता है। एलएच जो होता है लेडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, हमें पता है लेडिंग सेल्स एंड्रोजन रिलीज करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आगे अपना फंक्शन करेगा उसके अंदर हमारे फेरेस्ट्री ग्रोथ में, यानी कि इनकी उसमें डेवलपमेंट में हेल्प कराएगा। ठीक है, मैच्योरेशन में हेल्प कराएगा। और जो एफएसएच है, एफएसएच जो रिलीज होता है वो क्या करता है, एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ये पढ़ा था ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल। एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर, सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। सर्टोलाइज सेल्स जो है फिर आगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह होता है वो बनाते हैं। ये आगे हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो आ जाएगा सारा कुछ कि इसका क्या रोल है। बेसिकली ये इसका फिनोमेना है पूरा। स्पर्मेटोगोनिया मैंने बताया है कि मेंटेन द जर्म सेल ग्रोथ, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं वो स्पर्मेटोगोनिया से ही बन रहे हैं, प्राइमरी सेल से ही है ना। मेंटेन द जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लाइंस द सेमिनिफेरस अच्छा ट्यूब्यूल यहाँ पे और मैं ये ज़रा जर्म आपको सेल्स ना बनाते एक हैं। मिनट के लिए वो करूँगा यहाँ पे। ये जो आपने सर्टुली सेल्स की बात की ना, तो हम्म, एक्चुअली ये सर्टुली सेल्स लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये सिमेट ट्यूब्यूल के साइड है। तो ये जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड और टेस्टिस के बैरियर को बना रहे हैं, सही है। न्यूट्रिशन। और जी जी इनहिबिन जी, को आगे इनहिबिट इसके कर रहे हैं। मतलब। ये जो इनहिबिन है ना, इसमें नेगेटिव इफेक्ट है इसका। जी तो जी, मतलब नहीं, बल्कि इन्हें भी इसको इनहिबिट करता है। इनहिबिन को सिक्रीट करेंगे जिसका नेगेटिव इफेक्ट है ओवर द एफएसएच। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव ऑटो हाँ रेगुलेशन ना, कि बिल्कुल। आप आगे प्रोड्यूस कर रहे हो फिर अपनी शिप सिग्नल भेज रहे हो कि अब आपको जरूरत नहीं है मजीद। दिस इज नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन। अच्छा तो ये तो जो अच्छा उसका। अगर आप यहाँ पे देखें जो आपने स्पर्मेटोगोनिया पे क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया पे मेगा स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ना, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करते हैं, सबसे आउटर लेयर जो है इसकी लाइनिंग से मजीद सेल्स बनने हैं। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं जिसके अंदर टेल डेवलप नहीं होती। फिर स्पर्मेटिड से जब टेल डेवलप हो जाती है उसको स्पर्मेटोजोन कहते हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में जाते हैं और वहां से फिर आगे ट्रैवल करते हैं। जो बिल्कुल हमने पूरा ज़बरदस्त, पाथ सही पढ़ा है है। 7 का। ठीक है, अब वही उन्होंने बताया स्पर्मेटोगोनिया मेंटेन द जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लाइंस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और जर्म सेल्स बना देंगे। ठीक है, जर्म सही सेल्स है। एंड स्पूल। और ये सर्टोलाइज सेल्स हैं। फिर सर्टोलाइज सेल्स में सीक्रेट इनहिबिन बी इनहिबिट एफएसएच। ठीक है, जो कि एफएसएच को इनहिबिट करेगा। सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मेंटेन द लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली सर्टोलाइज सेल्स डायरेक्टली तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ने जहाँ जाके बाइंड करना है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, वो बाइंडिंग प्रोटीन्स तो सर्टोलाइज सेल्स ने बनानी है ना, ताकि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन परफॉर्म कर सके। they secrete androgen binding protein maintain the local levels of testosterone produces Mullerian inhibiting factor, ये हमने पहले पढ़ा था। Mullerian inhibiting factor सर्टोलाइज सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। Tight junctions between adjacent satellite cells from blood-testis barrier. Blood-testis barrier होता है isolates gametes from autoimmune attack. इस बैरियर की वजह से जो हमारी जो ब्लड होता है वो ऑटो इम्यूनिटी जनरेट नहीं करता है इनके अगेंस्ट, स्पर्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इस
इस बैरियर की वजह से, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड नरिशेस डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, डिक्रीज फॉर्म प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन बी व्हेन इट इंक्रीज टेम्परेचर। इसलिए जिनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं उनमें स्पर्म ग्रोथ कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस में सर्कुलाइज सेल्स बॉडी के अंदर इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है, इनहिबिन बी भी कम रिलीज होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं सर्कुलाइज सेल्स। अब यहाँ पे आगे नोट्स में लिखा हुआ है कि लाइंस सेमीपेरिस ट्यूब्यूल्स नॉन जर्म सेल हैं, जर्म सेल तो नहीं बन रहे इससे, वो तो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टिन डायोन टू एस्ट्रोजन विया एरोमेटेज। जो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि हमने कहा ना कि टेस्टोस्टेरोन में जहाँ भी जाके एक्ट करना है उसके रिसेप्टर्स इसने बनाने हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टिन डायोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कराता है एरोमेटेज के थ्रू। Circular cells are temperature sensitive, lion semivegetables, broad some cell sensitive and inhibit FSH, ठीक है। Homologous female granulosa cells, तो फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं ना उसका ये होमोलोग है, क्योंकि सही। देखिए फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स में भी इसका यही फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स का ये काम, यहाँ पे सर्कुलर सेल्स वो बना रहे हैं ना एफएसएच, फीमेल्स के अंदर ना फीमेल ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि एफएसएच बनाते हैं और फिर एफएसएच एरोमेटेज और इनहिबिन बी बनाते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। वहाँ ग्रैनुलोसा सेल्स ने सेम फंक्शन करना होता है, इसलिए उसको हम लोग कह रहे हैं। सही सही। अच्छा, उसके बाद लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स में secrete testosterone in the presence of LH। क्या LH टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराएगा लीडिंग सेल्स में? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लीडिंग सेल्स चाहे बॉडी के अंदर और स्पर्म बाहर हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स टेम्परेचर इनसेंसिटिव है, ठीक है। इंटरस्टिशियम में होते हैं ये, ठीक है, समरी पैरासिटिक से बाहर पड़े हुए हैं। एंडोक्राइन सेल्स हैं, होमोलोगस फीमेल थीका इंटरनल सेल, क्योंकि फीमेल्स के अंदर थीका इंटरनल सेल्स होते हैं वो एलएच प्रोड्यूस करते हैं और एलएच एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लीडिंग सेल्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लीडिंग सेल ही कर रहे हैं ना कि एलएच के थ्रू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, फीमेल में हाँ थीका इंटरनल सेल एलएच के थ्रू एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवा रहा होता है, इसलिए होमोलोग। सही सही सही। तो ये हो गया हमारा आज का एनाटॉमी कवर हो गई है। एनाटॉमी, हाँ और ठीक।